Class 11th Biology, Chapter 19th Body Fluid and Circulation. In that हमारा body fluid आपको पता है कि it is body fluid is blood. ठीक है, ब्लड हमारा बॉडी फ्लूइड है. ब्लड को सर्कुलेट कौन करता है? हार्ट करता है. प्लस हार्ट से रिलेटेड अभी इमेज में देख ही रहे हो कि हार्ट से रिलेटेड सारी की सारी ब्लड वेसल्स, ब्लू कलर की वेन्स, रेड कलर की आर्टरीज पूरे बॉडी में सब जगह फैली हुई है. चेस्ट में बहुत सारी, फिर शोल्डर्स में आ रखी हैं पूरी आर्टरीज और वेन्स जा रही हैं दोनों तरफ. ट्रंक में जाएंगी, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगी एंड पाँव तक जाएंगी. तो ब्लड वेसल्स सप्लाई करती रहती हैं पूरे बॉडी को ब्लड, एंड हमारी बॉडी में बहता रहता है ब्लड. बॉडी फ्लूइड हमारा ब्लड है. सर्कुलेशन होता है इसका. सारी एसेंशियल लिविंग सेल्स को भी सारे न्यूट्रिएंट देना ब्लड का काम है एंड ऑक्सीजन देना ब्लड का काम है. सेकेंड पॉइंट के वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज कराना, हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स को, एंड कंटिन्यूअसली बॉडी को फंक्शनिंग रखना, हेल्दी कंडीशन रखना ब्लड का काम है. ये एसेंशियल हो जाता है. एफिशिएंट मैकेनिज्म मूवमेंट इन सब्सटेंसेस का टू सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स. तो सेल्स में डिफरेंट मेथड्स हैं जिन्होंने हम ब्लड को प्योरीफाई करने का मेथड हमें पता है. किडनीज होती हैं किसी के पास, दूसरे मेथड्स होते हैं जिससे ब्लड को साफ भी करा जाता है. सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स हैं, ये सर्कुलेशन कराती हैं थ्रू वाटर. मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म स्पेशल फ्लूइड्स को यूज करते हैं विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल, जैसे कि ब्लड होता है. तो अक्स तुम पढ़ो इसको, सर्कुलेटरी सिस्टम को. तुम भी पढ़ो साथ में, मैं पढ़ रही हूँ. थोड़ा सा तुम पढ़ो इसको, सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सिस्टम कंसर्न होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड से. फ्लूइड जो हमारी बॉडी का है इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी पार्ट्स में. एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहलाता है. इट इज एन ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम है जस्ट अलाउ द ब्लड टू सर्कुलेट, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, सब चीजें ट्रांसपोर्ट करता है. दीज आर सर्कुलेटेड टू एंड फ्रॉम द सेल्स टू बॉडी टू नरिश इट. बॉडी से सेल्स को नरिश करने के काम आती हैं ये सब चीजें. सर्कुलेटरी सिस्टम का ये फंक्शन है. के साथ साथ लास्ट में वर्ड लिखा है लिम्फेटिक सिस्टम. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारा एक और दूसरा फ्लूइड है जो कि ब्लड से ही बनता है. ब्लड की जब प्लाज्मा लीक हो जाता है प्लाज्मा कैपिलरी एरिया पे तो लिम्फ बनता है. तो लिम्फेटिक सिस्टम दूसरा फ्लूइड है जो लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ को करता है सर्कुलेट. तो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में ये दोनों चीजें आती हैं. देन हमारा ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम दिखा दिया कि इसमें किस तरह से नेटवर्क्स हैं. लीवर के पास एक नेटवर्क है, स्टमक के ऊपर, पेनक्रियास के ऊपर, इंटेस्टाइन्स के ऊपर ब्लड का नेटवर्क है जो दिखा रहा है कि सब जगह पे कैसे सर्कुलेशन होती है, हाउ डज सर्कुलेशन टेक प्लेस. ठीक है.
जल्दी से हम कंप्लीट करके और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिकल का करेंगे। फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से और एक्सचेंज की साइट तक, कैरी करता है वेस्ट को, मेटाबॉलिज्म को दूसरे ऑर्गन्स पे, ताकि वो किडनीज तक ले जाता है वेस्ट को ताकि रिलीज हो सके। रेस्पिरेटरी गैसेस को भी सब जगह भेजता है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स को एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में भेजता है, लीवर में भी ले जाता है ताकि वेस्ट रिमूव हो सके। ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल हार्मोन्स को भी भेजता है ब्लड। It uniformly distributes such positive chemical substances all over the body. Type of blood circulation in humans. The physiology of blood circulation was first described by Sir William Harvey. Coronary circulation, coronary arteries, coronary veins, pulmonary circulation, systemic circulation. ये different तरह की circulation है जो होती हैं। हमें याद रखना है डबल सर्कुलेशन जो हार्ट में होती है, हमारे लिए वो मेन है। ब्लड एक कनेक्टेड टिश्यू है जो कंपोज्ड करता है मैट्रिक्स से, जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड में ये जो पर्पल कलर के सब्सटेंसेस व्हाइट ब्लड सेल्स बता रखे हैं, और आपको पता ही है ये वाले जो है रेड वाले ये आरबीसीज हैं। ये जो टुकड़े टुकड़े से पड़े हैं ये क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का ऐसा शेप होता है ब्रेकिंग फ्रेगमेंट्स की तरह, ठीक है। और फिर एक लिक्विड सा भी बाहर फैला सा हुआ है, तो वो क्या होगा, प्लाज्मा, ठीक है। उसी लिक्विड से में अब ये आर्टरी से निकल रहा है, ब्लड वेसल से ये ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड के अंदर ऐसी सारी कंपोनेंट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, ब्लड वेसल्स में से ब्लड जो निकलता है उनमें ये सारी चीजें होती है, ठीक है। क्लियर, हाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्लाज्मा के बारे में बताया, स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। प्लाज्मा में 55% ब्लड होता है, 90% प्लाज्मा पानी से बना होता है, एंड 6 से 8% प्रोटीन्स होते हैं। हाँ यहाँ से पढ़ो, द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन। The major plasma protein are fibrinogen, globulins, albumins, fibrinogen. प्लाज्मा कंस्टिट्यूट 55% ऑफ ब्लड, यहाँ से पढ़ो। Plasma constitutes about 55% of the blood, about 90% of plasma is water, and about 6 to 8% is composed of proteins. The major plasma proteins are fibrinogen, globulins, and albumins. Fibrinogen play important role in blood coagulation. Globulins are mainly involved in defense mechanism, and albumins help in osmotic balance. A small amount of mineral like Na plus, Ca plus, Mg plus, HCO and HCO3 minus and Cl minus are also present in plasma. Plasma also contains glucose, amino acid, lipids, etc. Factor for clotting of blood are present in the plasma in an inactive form. Plasma without the clotting factors is called सीरम। तो ये फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये क्या प्लाज्मा के प्रोटीन्स हैं। ये फिब्रिनोजन जो कि कोएगुलेशन में काम करता है, मतलब ये क्लॉटिंग प्रोटीन है। जैसे हमारा कभी भी इंजरी हो जाए तो इंजरी में खून निकलने लगता है, उससे हमारा एक खून का थक्का जम जाता है, तो ताकि और खून ना निकले तो वो फिब्रिनोजन जमाता है। ग्लोब्यूलिन हमारे ब्लड में ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में, जैसे कि नीचे बताए हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बोलते हैं ऑस्मोसिस को, क्योंकि पानी में बहुत सारे हमारे सब्सटेंसेस घुले हुए रहते हैं। तो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए अगर कोई भी आयन ज्यादा हो रहा होता है तो ब्लड उसको क्या करता है, ग्लोब्यूलिन उसको बैलेंस करते हैं उसको। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, ये भी हमारे प्लाज्मा में होते हैं, क्लोरीन। कुछ प्लाज्मा में कुछ अमाउंट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बस उसका लिमिट है, बहुत कम अमाउंट में ग्लूकोज मिलेगा, बहुत कम अमाउंट में अमीनो एसिड। तो ये टेस्ट दिया आपका प्रैक्टिकल में, एक के टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, कल बताया था, प्रोटीन्स इन यूरिन। तो अगर ब्लड में आएगा ज्यादा अमाउंट का ग्लूकोज और अमीनो एसिड तो यूरिन में भी जाएगा।
तो वही बात है कि वो कोई प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं, किडनी में, कि वो साफ नहीं कर पा रही, उसको वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो यूरिन में उसे भेज जा रही है, या फिर ब्लड में इतनी ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज आ रही है, डायबिटीज हो रही है पर्सन को, इस वजह से ग्लूकोज ज्यादा आ रही है यूरिन में भी। तो यूरिन में अगर कुछ चीज आती है, यूरिन टेस्ट इसीलिए किया जाता है ताकि ब्लड में अगर कुछ चीज प्रॉब्लम होती है तो ब्लड टेस्ट से पता चलता है, या तो यूरिन टेस्ट से पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए ये करने पड़ते हैं टेस्ट। एंड 6 to 90% प्लाज्मा का पानी ही है, 6 to 8% प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स के नाम बता दिए, ये 3 थे, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है, और ग्लोब्यूलिन्स इन्वॉल्व इन डिफेंस। ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी बनाता है, जैसे मैंने आपको बताया था प्लाज्मा थेरेपी करी थी, एंटीबॉडीज। तो इम्यून सिस्टम की इम्यूनोग्लोब्यूलिन नहीं है, ज्यादातर इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन का मतलब होता है एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या है, इन्फेक्शन से लड़ने वाली होती हैं एंटीबॉडीज, उनमें होते हैं ग्लोब्यूलिन। तो 3 प्रोटीन इस जगह पर है, एक तो क्लॉटिंग करा रहा है फिब्रिनोजन, और एक ग्लोब्यूलिन है जो कि एंटीबॉडी बना रहा है, और एक एल्ब्यूमिन है जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ये कुछ आयंस है, ये कुछ मिनरल्स हैं प्लाज्मा के। और एक लास्ट चीज, सीरम की क्लॉटिंग होने के बाद ब्लड की थोड़ा सा और उसमें कुछ अमाउंट रह जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, जब प्लाज्मा जम चुका है और उसका एक और पार्ट है जो अभी भी लिक्विड बच जाता है, सीरम बोलते हैं उसमें एंटीबॉडीज आती हैं सिर्फ, उसी में ही हम कोई रिएक्शन जब करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं किसी का भी, तो सीरम से पता चलता है हमें, ब्लड के सीरम पार्ट से। तो अब हम नेक्स्ट पे आ गए, द फॉर्म्ड एलिमेंट कंस्टिट्यूट अबाउट द 45% ऑफ द ब्लड, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इन सबको फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोला जाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% ब्लड में के मतलब है, क्योंकि 55% तो क्या है, प्लाज्मा, फिर 45% क्या होगा ब्लड का, फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी सेल्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, ये 45% पोर्शन है ब्लड का। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स तो आपके RBC क्लॉटिंग के हैं। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। आरबीसी मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है, पढ़ो 5, हाँ पढ़ो, 5 मिलियंस मिलते हैं आरबीसी। RBCs are the most abundant cells in blood. In healthy adult, about 5 million to 5.5 million RBCs are present per cubic mm of blood. RBCs are formed in the red bone marrow. In most of the mammals, nucleus is absent in the RBCs. RBCs are bioconcave in shape. The red color is because of an iron-containing protein complex called hemoglobin. In the healthy adult, each 100 ml of blood contains 12 to 16 gram hemoglobin. The average lifespan of RBCs is 120 days. RBCs are finally destroyed in the spleen, and hence spleen is the graveyard of RBCs. RBCs play a significant role in transport of respiratory gases. ओके, तो आपने ये समझ लिया कि आरबीसी सबसे ज्यादा अमाउंट में, उनकी शेप बाइकॉनकेव है, और हर 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम ये हीमोग्लोबिन भी रखते हैं, एचबी, क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग एक पिगमेंट है, प्रोटीन है एक, जो कि ऑक्सीजन को पकड़ता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। लाइफ स्पैन आरबीसी का 120 दिन तक होता है नॉर्मल, एंड उसके बाद ये टूट जाते हैं, स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्प्लीन नाम के ऑर्गन में आरबीसी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में। अब ल्यूकोसाइट्स की बात आई, ल्यूकोसाइट्स में, व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या होता है, वानी तुम रीड करो ल्यूकोसाइट्स को, डब्ल्यूबीसी के बारे में रीड करो वानी। Yes, ma'am. The WBC are nucleated are relatively lesser in number than RBCs. In a healthy adult, about 6,000 to 8,000 WBC are present per cubic mm of blood. Third is leukocytes are generally short-lived. Fourth, there are two main categories of WBCs की.
granulocytes and agranulocytes. Granulocytes, example neutrophils, eosinophils, and basophils. Agranulocytes, lymphocytes, and agranulocytes यानी lymphocytes, monocytes, ये agranulocytes है. न्यूट्रोफिल्स जो हैं मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं. पढ़ो. आई थिंक कुछ नेटवर्क है. कौन सा पढ़ा था मैडम? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स. Neutrophils are the most abundant cell among WBCs and comprise about 60 to 65% monocytes. Monocyte comprise about 6 to 8% of WBCs. Neutrophils and monocytes are phagocytic cell. phagocytic cells. Basophils secrete histamine, serotonin, heparin, etc. They are involved in inflammatory reactions. They are involved in inflammatory reactions. क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस ये निकाल रहे हैं बेसोफिल, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपरिन, इनसे एलर्जी जैसे रिएक्शन होते हैं. इन्फ्लेमेटरी मतलब रेड हो जाना, सूजन आ जाना. तो ऐसी कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर हो रही है, रैशेस हो रहे हैं स्किन में, रेड हो रहा है, और मतलब आंसू आ रहे हैं आंखों से या नाक से पानी आ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसोफिल नाम के सेल्स ये सब सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन. और मोनोसाइट्स क्या करते हैं? मोनोसाइट्स 6 से 8% WBC होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं. ये छोटे छोटे माइक्रोब्स को खा सकते हैं. फैगोसाइट मतलब जैसे अमीबा खाता है ना सीडोपोडिया बना के, वैसे खाते हैं ये. और न्यूट्रोफिल्स क्या है? ये 60 to 65 सबसे ज्यादा होते हैं. ये तीनों ही मिलकर क्या है? ये तीनों क्या है? आपके ग्रेन्युलोसाइट्स हैं. दे आर ग्रेन्युलोसाइट. न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड बेसोफिल्स. इनके अंदर इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मिलते हैं. न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर 3 ग्रेन्युलोसाइट्स. एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से हैं? 2 हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. तो लिम्फोसाइट्स क्या है? कंपोज्ड ऑफ 20 to 25%. 2 मेजर तरह के होंगे, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स. ये इम्यूनिटी के सेल्स हैं. These are immunity cells. ठीक है. तो अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया. अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के ऊपर आते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ही प्रैक्टिकल है कि कैसे यूरिन टेस्ट हम करते हैं और यूरिन टेस्ट में हमें क्या चीजें मिलती हैं. इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि दोनों चीजें साथ में हमारी कनेक्टेड है, तो हमको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए. प्रैक्टिकल कब से है मैडम? प्रैक्टिकल बेटा आपका अभी ऑनलाइन ही होगा, बिकॉज स्कूल खुलेंगे तो स्कूल में परफॉर्म हो जाएगा. 6 तारीख से ना खुल रहे स्कूल? हाँ, बोला तो है ही, खुल जाएंगे. और नहीं तो हम इससे तो करके ही रखें, ताकि जब हम एग्जाम उसमें करें लैब में, तो हमें हमारे पास पूरा प्रोसीजर रहे. तो पहला प्रैक्टिकल क्या है आपका? कि ऑब्जर्वेशन और डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूरिन में एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन अगर यूरिन में आ रहा है तो उसको कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, ये हमारा पहला प्रैक्टिकल है. ठीक है. तो इसका थ्योरी है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन लीवर प्रोड्यूस करता है और ये ब्लड में पाउंड होता है. उसका मेन फंक्शन होता है एबिलिटी टू मेंटेन इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक. ऑनकोटिक बोला है पर ऑस्मोटिक होगा. दैट मींस इट कीप्स द फ्लूइड प्रेशर स्टेबल विद इन द ब्लड वेसल में भी बीपी स्टेबल रखने का काम करता है एल्ब्यूमिन. ब्लड में भी होता है, हमने देखा था ना अभी. इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड, बीपी को भी मेंटेन रखता है. इट इज आल्सो कैरियर प्रोटीन फॉर स्टेरॉइड्स, फैटी एसिड्स, थायराइड हार्मोन्स इन द ब्लड. ये इस तरह से कैरियर भी है प्रोटीन, इनको भी लेके जाता है, स्टेरॉइड्स को, फैटी एसिड को. एल्ब्यूमिनूरिया क्या होता है? जब हेल्दी किडनी डज नॉट लेट एल्ब्यूमिन पास. अगर अच्छी होती है किडनी तो एल्ब्यूमिन को पास नहीं होने देती यूरिन में, और बहुत कम अमाउंट में आता है, 250 मिलीग्राम में आता है ये नॉर्मल यूरिन में. पर जब पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, जैसे कि एल्ब्यूमिनोयूरिया हो रहा है, बहुत ज्यादा यूरिन निकल रहा है एल्ब्यूमिन में, तो यूरिन किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है. इसका मतलब एल्ब्यूमिनोयूरिया इंक्रीज द डैमेज टू किडनी. किडनी डैमेज हो गई है, ये बताता है एल्ब्यूमिनोयूरिया. इट इज स्टार्टिंग टू पास सम एल्ब्यूमिन इनटू यूरिन. In kidney disturbance, high blood pressure, albumin levels in urinary significant high. बहुत ज्यादा लेवल होता है एल्ब्यूमिन का. फिर जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर फिल्टर हमारा अच्छा है
किडनी हमारी अच्छी है तो एल्ब्यूमिन ब्लड का नहीं जाएगा नीचे वाले इसमें, बट अगर हमारा फिल्टर खराब हो गया है तो ये आराम से जा सकेगा ब्लड में, और सॉरी ब्लड से यूरिन में आ सकेगा, फिर यूरिन में डिटेक्ट होगा। तो हमें यही करना है, हमें ऐसा टेस्ट करना है कि यूरिन में कैसे टेस्ट करते हैं एल्ब्यूमिन को। तो लर्निंग आउटकम क्या है, स्टूडेंट कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्ब्यूमिन समझ जाएंगे, स्टूडेंट ये टर्म समझ जाएंगे एल्ब्यूमिन यूरिया किसको कहते हैं, ऐसा यूरिन जिसमें एल्ब्यूमिन आया है किडनी के खराब होने की वजह से, उसी को एल्ब्यूमिनूरिया कहते हैं। स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैसे प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन डिटेक्ट की जाती है, एंड एक्सपेरिमेंट मोर एक्यूरेटली इन रियल लैब में ज्यादा सही से होता है, थ्रू एनिमेशन और स्टिमुलेशन को भी करने से आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और है हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर कैसे टेस्ट करते हैं, तो वो भी आपको कर देंगे, शुगर कैसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पर एनिमेशन देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें होता है। तो urine. Sulfosalicylic acid test. Materials required. Test tube. Dropper. Test tube holder. Urine sample. Measuring cylinders. 30% sulfosalicylic acid and burner. Procedure. Take 2 ml urine sample in a measuring cylinder from the urine sample bottle. Take a test tube and pour the urine in the test tube. Using a dropper, take some sulfosalicylic acid. Add a few drops of sulfosalicylic acid in the test tube. A whitish color appears in the solution. Using the test tube holder, hold the test tube firmly and heat it gently upon the burner. A whitish or cloudy turbid solution indicates the presence of albumin in the urine sample. तो बहुत सिंपली हो गया, 2 ml सल्फोसल्फ्यूरिक एसिड ले लिया उसमें टेस्ट ट्यूब में, फिर उसके बाद उसको यूरिन सैंपल में जब डाला, अलग से टेस्ट ट्यूब में जो यूरिन सैंपल है अगर वहां व्हाइट प्रेसिपिटेट जमा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि वी विल से द टेस्ट इज पॉजिटिव एंड एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट। तो ये पहला सल्फोसल्फ्यूरिक एसिड का होता है, और फिर हेलर्स टेस्ट आता है, उसको भी चेक करेंगे ये कैसे होता है। Dropper, test tube holder, urine sample, measuring cylinders, and concentrated nitric acid. तो टेस्ट ट्यूब, यूरिन सैंपल, टेस्ट ट्यूब होल्डर, 2 मेजरिंग सिलेंडर, एक concentrated HNO3. Procedure. Take 5 ml concentrated nitric acid in a measuring cylinder from the reagent bottle. HNO3 ले लिया, 5 ml ले लिया मेजरिंग सिलेंडर में सही से मेजर करके, Pour the concentrated nitric acid in a test tube from the टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर लिया। cylinder. Using a dropper, take some urine from the urine sample bottle. यूरिन सैंपल ले लिया ड्रॉपर से, Now, incline the test tube and add sample of urine by HNO3 वाली टेस्ट ट्यूब में उसे डाल दिया। forms a layer over the nitric और अब एक अगर लेयर बन रही है टॉप में, तो इसका मतलब HNO3 उसको डिकम्पोज कर रहा है एल्ब्यूमिन प्रोटीन को। acid. The presence of white ring at the junction of 2 layers indicates the presence of albumin. व्हाइट सी रिंग बनेगी, अगर व्हाइट सी रिंग बन रही है दैट मीन्स यूरिन सैंपल कंटेन द एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि किस तरह से ये होता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसमें टेस्ट लगाया, एक हेलर्स टेस्ट लगाया और एक सल्फोसल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट लगाया। वीडियो भी देख लो एक, तब और सही से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही करना है लैब में जब होएगा। Albumin is a protein produced by the liver and is found in the blood. एल्ब्यूमिन लीवर बनाता है, ब्लड में ये रहता है। Pathological conditions like albuminemia, the level of albumin found in urine is above the normal level. किडनी अगर खराब हो जाएंगी तो एल्ब्यूमिन ज्यादा बंधा हुआ दिखेगा हमें। Sulfosalicylic acid test and Henne's test are done. 2 टेस्ट करे जाते हैं, सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट
salicylic acid and a dropper. Procedure. Use the dropper. Take a small quantity of sulfosalicylic acid. Now add it to the test tube sample. A cloudy turbid solution or precipitate sample. तो सल्फोसल्सिलिक एसिड डालने से अगर यूरिन सैंपल में टर्बिड सॉल्यूशन आई, व्हेन सल्फोसल्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्ब्यूमिन इट कॉजेस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन सैंपल. प्रोटीन सैंपल में अगर प्रेजेंट थे यूरिन सैंपल में और सल्फोसल्सिलिक एसिड उसे डाला है, ड्रॉप डालते ही अगर हमें टर्बिड सॉल्यूशन मिल रहा है, टर्बिड मतलब क्लाउडी सॉल्यूशन मिल रहा है, इट्स नॉट क्लियर, सम whitish solution is there, so that means वो प्रोटीन्स को डीनेचर कर रहा है, बिकॉज एसिड है. प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं. तो अगर हम उसमें एसिड डालते हैं तो पीएच, आपको पता है एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ा है आपने, जब हाई पीएच होगा या लो पीएच होगा तो एसिड डालने पर लो पीएच होगा, तो प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे? कोएगुलेट हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, जिसकी वजह से व्हाइटिश क्लाउडिश अपीयरेंस आएगी. क्लियर? Is it clear? Yes, ma'am. तो प्रेसिपिटेट भी बन जाता है सल्फोसल्सिलिक एसिड डालते ही ड्रॉप से. तो वी गेट अ प्रेसिपिटेट, वी गेट अ क्लाउडी सॉल्यूशन, दैट मींस यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट था. अब हेलर्स टेस्ट है. हेलर्स टेस्ट में HNO3 यूज करते हैं. सेम वे में HNO3 के ड्रॉप्स डालते हैं. 5 ml HNO3 अलग लेकर टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर से अलग उसको ट्रांसफर कर एक टेस्ट ट्यूब में HNO3 को, और यूरिन सैंपल अलग लेकर दोनों को ड्रॉपर से यूरिन सैंपल उसमें डाला जाता है HNO3 वाले टेस्ट ट्यूब में. और अगर एक व्हाइट रिंग बनती है तो वहां पे भी HNO3 भी क्या है? HNO3 भी एक एसिड है, तो सेम ही है, वहां पर भी कोएगुलेशन होगा, वहां पर भी प्रोटीन्स क्या होंगे? डीनेचर होंगे. Concentrated nitric acid in a test tube, urine sample and a dropper. Procedure. Using the dropper, take a small quantity of urine from urine sample bottle. सिंपल सा यूरिन सैंपल लिया ड्रॉपर से, कुछ ड्रॉप्स, और HNO3 वाली टेस्ट ट्यूब में अब वो ऐड करके देखेगी रिंग बन रही है कि नहीं. अगर उस यूरिन में आप जो टेस्ट ट्यूब से डाल रहे हो अगर उसमें एल्ब्यूमिन होंगे, प्रोटीन होंगे, तो वो HNO3 की टेस्ट ट्यूब पे जाकर रिंग बनाएंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे. Along the inner side of the test tube. As the urine comes in contact with the nitric acid, a white ring is formed at the point of contact. The presence of the white ring at the junction of the fingers indicates the presence of albumin in the sample. So white ring आ गई, तो that means yes urine was present. तो आप जब ये प्रैक्टिकल लिखोगे तो आपको ऐसी स्टेप्स बता देने हैं कि take 5 ml of HNO3 in the test tube, then add few drops of urine sample into it. If you get a white ring, that means albumin is present. हाँ बताओ. इसने ऑफलाइन भी करवाइए प्रैक्टिकल. हाँ ऑफलाइन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत है थोड़ी है उसमें. ठीक है, तो इसमें अब हम आ जाते हैं ओ लैब्स पे ही. अगर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो होएगा ही. 11वीं के पेपरों के बाद करवाइए, ऊपर करवाइए जरूर. अब इसमें एक और आता है डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सेम वे में जब यूरिन सैंपल आए, किस कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कैसे पता चलेगा? तो डिटेक्शन, अगर हम उसमें उसके यूरिन सैंपल में अगर शुगर टेस्ट लगाएं तो शुगर टेस्ट लगाने हमें आने चाहिए, तभी तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे है कि नहीं प्रेजेंट. ठीक है, तो उसके लिए डिटेक्शन ऑफ शुगर इन यूरिन भी एक है, इसी से रिलेटेड वो भी समझ लेते हैं. प्रोसीजर ये है कि जब किडनी खराब सी हो जाती हैं और इंसुलिन भी नहीं बनता, पैनक्रियाज इंसुलिन सही से नहीं बनाती, तो क्या होता है? ग्लूकोज ब्लड में ही रहता है. ग्लूकोज ज्यादा ब्लड में रहता है तो वो यूरिन में भी आ जाता है. तो उसको डिटेक्ट करा जाता है बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट से. 2 टेस्ट ज्यादा करे जाते हैं, बेनेडिक्ट और फेलिंग. और अब इनमें एक्चुअली नॉर्मली यूरिन में हाई कॉम्प्लेक्स एक्वस सोल्यूशन होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का. यूरिन में 95 से 96% पानी ही होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसमें. यूरिन में यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड भी होते हैं. प्रिंसिपल क्या है? इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूरिन आर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स. एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन क्या होते हैं? यूरिन में ग्लूकोज भी आ सकता है एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल है, यानी कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई किडनी में, वो सही से प्योरीफाई नहीं कर पा रही है, तो यूरिन में ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज,
ब्लड, प्रोटीन, बाइल, ये सब भी मिल रही है। तो इनके पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, अगर इन्हें टेस्ट लगाया जाए तो अगर ये अमाउंट्स में पता चलते हैं हमें, तो इसका मतलब हम डायग्नोसिस करके उसकी दवाइयां ले सकते हैं। किडनी स्टोन है, किसी को किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस हिसाब से फिर सोल्यूशन कर सकता है। ठीक है, तो ब्लू, अगर हम फेलिंग टेस्ट लगाएं या फिर अगर हम फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट लगाएं तो हमें पता चल जाएगा। और कलर जो आएंगे, वट एवर कलर विल कम, दे विल टेल यू द प्रेजेंस ऑफ कितनी शुगर प्रेजेंट है। स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, स्टूडेंट अंडरस्टैंड नॉर्मल अबनॉर्मल कंस्टिट्यूशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो इस तरह से इसका हमें टेस्ट से पता चल जाएगा। अगर हमने ये लगाए हैं, concentration of glucose is green, yellow, brick red precipitate cuprous oxide ions, यानी कि जब हम उसमें क्यूप्रस आयंस होते हैं सॉल्यूशंस में, रिएजेंट्स में, फेलिंग्स रिएजेंट्स हैं जो कि आपके वो जब शुगर से रिएक्ट करते हैं, ऊपर देखो रिएक्शन दे रखा है, तो ऐसे जो शुगर से रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर यू कैन सी ऊपर रिएक्शन दे रखे, ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला रिड्यूसिंग शुगर जब क्यूप्रस आयन से रिएक्ट कर रही है, कॉपर सेकंड सल्फेट, ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन में प्रेजेंट है और फेलिंग में भी, दोनों में प्रेजेंट है ये कॉपर सल्फेट आयंस, तो वो किस में बदल जाते हैं, कॉपर सेकंड सल्फेट प्रेसिपिटेट में बदल जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड के, क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, जब क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाती है तो वो रेड कलर की आती है, तो इसको बोलते हैं कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया। ये तो रिएक्टेंट्स हैं दोनों, ये दोनों ने रिएक्शन किया, हीट किया, गर्म भी करना पड़ता है, तो ये बनते हैं प्रोडक्ट्स, ग्लूकोनिक एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो क्यूप्रस कॉपर सल्फेट किस में बदल जाता है, Cu2O में बदल जाता है, सल्फेट अलग हो जाता है, हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाते हैं, तो ये ऐसे किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये रिएजेंट में प्रेजेंट जो केमिकल हैं वो ग्लूकोज, यूरिन में प्रेजेंट ग्लूकोज से रिएक्ट करेंगे, और उसको सेम वे में उसको क्यूप्रस ऑक्साइड में रेड कलर आएगा अगर, तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज है। और अगर रेड कलर नहीं आया, मान लो यहाँ पे ग्लूकोज ही नहीं होता, तो ये चेंज ही नहीं होता, ये कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट ही रहता। क्लियर, ब्लू कलर का ही रहता है, ये ओरिजिनली ब्लू कलर का दिखेगा आपको, फेलिंग सोल्यूशन हो चाहे बेनेडिक्ट सोल्यूशन हो, ब्लू कलर के होते हैं बिकॉज ऑफ कॉपर सल्फेट। तो अब हम इसका एनिमेशन देख के तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा ये। तो ध्यान से समझ लेना इसको, और फिर लैब में जब आओगे ऑफलाइन वे में, तब आप ऑफलाइन इसको करोगे। ठीक है, measuring cylinders, Benedict solution, and burner. तो टेस्ट ट्यूब होल्डर, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और बर्नर और यूरिन सैंपल, 2 मेजरिंग सिलेंडर, ये सब अलाउ वो हैं यूज करने हैं। 2 ml यूरिन सैंपल ले लिया, मेजरिंग सिलेंडर में मेजर करके, अब 5 ml क्या लिया है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन लिया है दूसरे मेजरिंग सिलेंडर में, उसे अलग टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे। तो जिस यूरिन सैंपल की जो 2 ml यूरिन सैंपल था, उसमें 5 ml क्या डाला है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाला है ब्लू कलर का।
टेस्ट ट्यूब होल्डर पे पकड़ ली टेस्ट ट्यूब और बर्नर पे हीट कर रहे हैं, और अगर ये रेड कलर का ऑरेंजिश कलर का आ रहा है तो इसका मतलब शुगर पॉजिटिव। ग्रीन कलर की हो तो कम शुगर प्रेजेंट है, येलो कलर की है तो मीडियम शुगर प्रेजेंट है 1 to 2%, और रेड कलर की है तो ज्यादा प्रेजेंट है, ब्रिक रेड है तो। क्लियर? अब फेलिंग टेस्ट देखेंगे, वो बेनेडिक्ट टेस्ट था। फेलिंग में 2 सोल्यूशन यूज होती है, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। And burner. Procedure. Take 2 ml unit sample in a measuring cylinder from the urine sample bottle. Take a test tube and pour the urine sample into it. Take 2 ml filling solution A in a measuring cylinder. Add filling solution A to the test tube that contains the urine sample. Take 2 ml filling solution B in a measuring cylinder. Add filling solution B to the test tube that contains the urine sample. Using a test tube holder, hold the test tube firmly and heat it gently for 2 minutes on the burner. Keep shaking the test tube while heating. A green recipe appears which indicates the presence of traces of sugar in urine. Depending upon the concentration of sugar in urine, either green, yellow, or brick red recipes are formed. ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, फेलिंग ए और फेलिंग बी सक्सेसिवली डालनी पड़ती है, और अगर ग्रीन कलर आ रहा है, रेडिश कलर आ रहा है तो क्या हो जाता है, उसको क्या कर देते हैं, हम बोल देते हैं टेस्ट पॉजिटिव, उसमें शुगर प्रेजेंट है, ये पता चल जाता है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से आप क्या करते हो, टेस्ट कर सकते हो शुगर्स का, और ये प्रैक्टिकल्स आपके हैं। एंड ओ लैब्स में और देख लेते हैं और कौन सी प्रैक्टिकल्स आपके हैं। एक और ये है रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे अलग अलग तरफ प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट प्लांट में, डाइकॉट प्लांट में किस तरह ऊपर की तरफ सरफेस पे और लोअर सरफेस पे स्टोमेटा किधर ज्यादा किधर कम होते हैं। तो क्योंकि मोनोकॉट प्लांट ज्यादातर ग्रासी हैबिट्स के होते हैं, ग्रास जैसे होते हैं, और ये इनकी हाइट क्या है, दूर भी नहीं है, थोड़े लंबे भी नहीं होते, ट्रीज में नहीं होते ये, तो इनके जो स्टोमेटास होते हैं बराबर होते हैं, बोथ साइड इक्वल। इनके स्टोमेटा जब देखेंगे, स्लाइड बना के चेक करेंगे तो बोथ साइड दे विल बी इक्वल स्टोमेटास इन द मोनोकॉट ग्रासेस, बोथ साइड इक्वल। बट अगर हम डाइकॉट्स के लीव्स का स्टोमेटास चेक करेंगे, लीफ में स्लाइड में देखेंगे, स्टोमेटास क्या होते हैं, पोर्स जो है वो छोटे छोटे पोर्स हैं जो वाटर को इवेपोरेट करते हैं, CO2 को एक्सचेंज करते हैं। तो इन डाइकॉट्स में क्या होते हैं, लोअर साइड पे ज्यादा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटास इन द लोअर साइड। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर साइड। तो रीजन क्या है कि सूरज की धूप जो है ऊपर की तरफ ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ से ज्यादा इवेपोरेशन होती, इसीलिए नेचर ने क्या करा, लोअर तरफ ज्यादा स्टोमेटा बनाए और फ्रंट की तरफ क्या बनाए, कम स्टोमेटा बनाए, तो जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज्यादा नहीं हो और पानी इनमें कंजर्व रहे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ बताई है, डाइकॉट लीफ हैज ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटास व्हाइल इन मोनोकॉट लीव्स हैव मोर और लेस इक्वल ऑन बोथ द सरफेस। और डाइकॉट लीफ में लोअर सरफेस पे ज्यादा होती है। यहाँ से अगर पढ़ें स्टार्टिंग से, यूजुअली द
लोअर सरफेस और डाइकोट सीड अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब इसका भी हम एनिमेशन देख लेते हैं कैसे करते हैं ये प्रैक्टिकल। स्लाइड बना के ही कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल। जस्ट आपको एक लीफ लेना है, उसका पील लेना है और फिर उसको निकालना है और उसके बाद उसको पिंक कलर के सैफरनिन डाई में जैसे नॉर्मल लीफ की स्लाइड बनाते हैं वैसे बनेगी। और फिर एक मोनोकॉट पर ये डिफरेंट है, एक मोनोकॉट प्लांट की बनानी होगी और एक डाइकॉट प्लांट की बनानी होगी। ये सब स्लाइड बनाने के सब्सटेंसेस हैं। सैफरनिन डाई रखी हुई है, ब्रशेस रखे हुए हैं, माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, वॉच ग्लासेस रखे हैं, एक दो पत्ते रखे हैं, एक डाइकॉट एक मोनोकॉट और पानी रखा है एक में सैफरनिन डाई रखी है, सब चीज रखी है, कवर स्लिप्स रखी हैं। अब स्लाइड बना के जस्ट माइक्रोस्कोप में चेक करनी है कि स्टोमेटा दोनों तरफ सेम है कि अलग अलग है। Using a dropper, take some distilled water and pour it into watch glasses. सबसे पहले वॉच ग्लासेस में पानी डाल देंगे क्योंकि जब हम पील निकालेंगे तो उन्हें पानी में रखना पड़ेगा ताकि पील क्या हो, सूखे ना। जब हम फोल्ड करते लीफ को तोड़ते हैं तो ऐसे व्हाइट कलर का इसका पील निकलता है और उसे फिर हम स्केलपल से निकाल सकते हैं। व्हाइट कलर का पील निकलता है, उसको स्केलपल से निकाल सकते हैं अलग से। ठीक है, और इसकी स्लाइड बनाएंगे। Force the leaf head and tear it along the lower side of the leaf. Using a forceps, pull out the transparent medium from the lower epidermis of the leaf. Allow watch glass containing water. Drops of saccharine in the dropper and put it in watch glasses. Epidermal leaf from the saccharine solution using the brush and place it in the watch glass containing the distilled water. Extra stick and transfer the heat onto a clean glass slide. Take a few drops of this in the dropper and add 2 to 3 drops on the slide. Take a cover slip and place it gently on the peel of a needle. Remove the extra glycerin with the filter paper. Take the upper epidermal peel from the saccharin solution using the brush and place it in the watch glass containing distilled water. Remove extra steam and transfer the peel into a glass slide. Take a few drops of glycerin in the dropper and pour 2 to 3 drops on the slide. Take a cover slip and place it gently on the end of a needle. Remove the extra glycerin. तो हमने बस उनको दोनों पील को क्या किया, एक मोनोकॉट लीफ का एक डाइकॉट लीफ का है, दोनों पील को उसको लीफ के पील को स्टेन भी कर लिया है सैफरनिन पिंक से और उसके बाद उन्हें सेंटर में रख के स्लाइड पे एक एक ड्रॉप ग्लिसरीन डाल के उसके ऊपर कवर स्लिप डाल दी है और अब इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और एक्स्ट्रा ग्लिसरीन को हम फिल्टर पेपर से अब्सॉर्ब करा लेंगे साइड से और माइक्रोस्कोप में लगा के इसको ऑब्जर्व करके देखेंगे, रैंडमली चेक कर लेंगे कि कहाँ पर दोनों में बराबर स्टोमेटा है या फिर ज्यादा या कम है। The number of stomata is greater in the lower epidermis and fewer stomata are present in the upper epidermis. In most dicot plants, stomata are present on both surfaces of the leaf, but more are present on the lower surface. As the petunias is a dicot plant, we will expect to find more stomata on the lower epidermis, and this finding is confirmed. Lily leaf. Materials required. Brush. Cover slips. Fresh leaf of lily. Filter paper. Glass slide. Watch glasses. तो सेम वही प्रोसीजर लिली के प्लांट से करेंगे, तो भी अपर एपिडर्मिस उसकी भी अपर और लोअर की बनानी है जैसे पहले बनाई थी और सेम वे में उसको भी माइक्रोस्कोप से देखेंगे वाइप करके एक्स्ट्रा ग्लिसरीन हटा के। Glass slides one by one on the sleeve of the compound microscope. Observe then under the microscope. Count the number of stomata in the pieces of the upper and
dumbness of the leaf appearing in the microscopic field. Observations. In the leaf of lily, almost equal numbers of stomata are present in both sides of the epidermis. In most monocot plants, stomata are equally distributed on both surfaces of the leaf. As in monocot plant, we would expect to find stomata equally distributed on both surfaces of the leaf, and that finding is confirmed. तो हमको क्या मिला? इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटाज मिले हमें लिली में। तो इससे ये पता चल गया कि डाइकॉट में अलग होते हैं, मोनोकॉट में अलग होते हैं। इन लीफ ऑफ लिली ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटाज आर प्रेजेंट इन बोथ द साइड ऑफ एपिडर्मिस। इन मोस्ट मोनोकॉट प्लांट स्टोमेटाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेम वे में आपको भी रिजल्ट लिखना होगा अगर ये एक्सपेरिमेंट मैंने दे दिया, एंड आपको प्रोसीजर का मेंशन करना होगा अपने ओन वर्ड्स में। देन आप 2 प्रिकॉशंस लोगे इसमें कि क्या करते वक्त आप क्या याद रखोगे, प्रिकॉशंस क्या है इस प्रैक्टिकल के, कि आपको लीफ फील सही से आपका स्टेन होना चाहिए, उसमें ओवर स्टेनिंग से बचना है, ज्यादा देर तक नहीं रखेंगे सैफरनिन में उसको, प्लस उसे एक्स्ट्रा उसका जो ग्लिसरीन वगैरह निकला है फिल्टर पेपर से अच्छे से वाइप करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको लिखना भी है 2, तो 5 नंबर तभी मिलेंगे आप, तो आप सब कुछ लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज 3 प्रैक्टिकल समझ लिए। एक एल्ब्यूमिन डिटेक्ट करना, एक शुगर डिटेक्ट करना यूरिन में दोनों, और एक लीफ को कंपेयर करना स्टोमेटा के नंबर के लिए। ठीक है, पेपर में ये प्रैक्टिकल ऑफलाइन होंगे? प्रैक्टिकल अगर आपका स्कूल ओपन हो जाएगा तो ऑफलाइन होंगे, वरना आपको जब एग्जाम है तो एग्जाम में लिखने को तो आएगा ही है। ठीक है, 5 मार्क का लिखने को आएगा, जैसे बताया है एज इंस्ट्रक्टेड। एग्जाम क्वेश्चन पेपर में जैसे बोला जाए वैसे करना है। ओके मैम।